एटम्स। एटम्स में सबसे पहले हम लोग साइंटिस्टों की थ्योरी पढ़ लेते हैं। हाँ, 5 साइंटिस्ट की थ्योरी पहले हम लोग याद कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है साइंटिस्ट की थ्योरी पे आए, पर चैप्टर पूरा पढ़ना तो पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चा? डाल्टन थ्योरी। आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इतना तो पता हो कि सारे के सारे मैटर किससे बने? इनडिविजिबल पार्टिकल, जिनको हमने क्या बोला? एटम। तो डाल्टन ने इतना तो बताया। क्या बताया बच्चा? मैटर किससे बना हुआ है? मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? कौन से पार्टिकल से बना है बच्चा? इनडिविजिबल पार्टिकल, जिनका नाम क्या रखा हम लोगों ने? एटम। इनडिविजिबल पार्टिकल, जिनका नाम क्या रखा? एटम। ये किसने बोला? डाल्टन। बस इस थियरी का कंट्रीब्यूशन इतना ही रहा। और अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एटम से छोटा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सेकंड पर्सन आता है जिनका नाम क्या था बच्चों? जे थॉमसन। इस थियरी के बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ होगा। इस थियरी ने किसको ढूंढा था? तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका दिया जाता है इसका? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने कहा कि नहीं, एटम से भी छोटा कुछ तो है। और इन्होंने एटम को एक क्या अज्यूम किया? सॉलिड स्फीयर। क्या अज्यूम किया बच्चा? सॉलिड स्फीयर। और इस सॉलिड स्फीयर को उन्होंने कंपेयर किया किसी एक मॉडल से, याद है जिसका नाम क्या था? वाटरमेलन मॉडल, या ऑल्सो नोन एज व्हाट? एक मॉडल और रखा, प्लम पुडिंग मॉडल। सो इस थियरी में और क्या खास था? इस थियरी में एटम के अंदर उन्होंने कहा कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या है? स्प्रेड है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चा? एम्बेडेड। लाइक ब्लैक सीड्स एम्बेडेड इन व्हाट? वाटरमेलन। उनको किसका नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन का। और सारे के सारे इनको क्या नाम दिया गया बच्चा? पॉजिटिव चार्जेस, जिनको आप लोग क्या बोलते हो? प्रोटॉन ना। पॉजिटिव चार्ज क्या? प्रोटॉन। तो जे थॉमसन के लिए क्या जाता है? इन्होंने क्या ढूंढा बच्चा? डिस्कवरी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने ये अज्यूम किया कि एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जिनका नाम क्या था? प्रोटॉन। और क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन। एंड सारे के सारे प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्जेस वो सॉलिड स्फीयर के ऊपर स्प्रेड है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या है बच्चा? एम्बेडेड। लाइक व्हाट? ब्लैक सीड्स इन व्हाट? वाटरमेलन। लेकिन प्रॉब्लम क्या निकला इस थियरी की? इस थियरी की कुछ अच्छी बातें भी थी। इस थियरी ने हम लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन किया था बच्चा? इस थियरी ने एक्सप्लेन किया कि पूछा जाता है व्हाट इज दिस? थर्मियोनिक व्हाट? थर्मियोनिक व्हाट? एमिशन। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्या बच्चा? और क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने, बताइए? आयनाइजेशन। तो इस थियरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया? आयोनाइजेशन एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन किया, थर्मियोनिक एमिशन एक्सप्लेन किया। बट क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? तो इस थियरी के लिए 2 ड्रॉबैक निकल के आता है। क्या? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है ये एक्सप्लेन वो कर नहीं पाया। सर स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? क्योंकि स्पेक्ट्रम तो तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करे? एक्सेलरेट करे। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, और वो रेडिएशन ही हमको क्या देगा? स्पेक्ट्रम ना। तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होगा। उन्होंने अल्फा पार्टिकल से एक्सप्लेन किया नहीं, ये भी उसकी थ्योरी के एक ड्रॉबैक में आएगा। तो इस थ्योरी के लिए खास क्या जाता है बच्चा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट एक्सप्लेन? थर्मियोनिक, आयोनाइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या एक्सप्लेन नहीं किया? स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ये 2 चीजें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। कितनी थ्योरी कवर हो गई अपनी? 2। एक डाल्टन, दूसरी थॉमसन। और थर्ड थ्योरी बच्चा रुदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल? रुदरफोर्ड। तो सर रुदरफोर्ड के बारे में भी आप लोगों ने बहुत लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है और आपको पता भी होगा। रुदरफोर्ड ने क्या कहा? इस थियरी को करेक्ट करते हुए जो इस थियरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्या? स्पेक्ट्रम ना। इसने स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किया कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है।
तो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए रुदरफोर्ड ने बोला कि जो पॉजिटिव चार्जेस आपने बोला कि स्प्रेड है ओवर द स्फीयर, क्या वो स्प्रेड है? नहीं। उन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट है और उस सेंट्रल सेक्शन को हम लोगों ने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट व्हाट? ऑल पॉजिटिव चार्जेस एट अ व्हाट? सिंगल प्लेस। अच्छा, ये बस रुदरफोर्ड ने बोली, अभी तक इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, लेकिन उसने ये अज्यूम किया कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होंगे और उस प्लेस को नाम क्या रख दिया उन्होंने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर लिखा हुआ है ना, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एट अ व्हाट? सिंगल प्लेस। और सर आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लियस का साइज कितना होता है बच्चा? 10⁻⁻15। और ये एटम का साइज कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर, जो आप कहां पढ़ोगे? न्यूक्लियर चैप्टर की स्टार्टिंग में। व्हाट इज साइज ऑफ एटम? 10⁻⁻10। व्हाट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस? 10⁻⁻15। ये किसने बोला? रुदरफोर्ड ने बोला। क्या बोला? सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस कहां पर कॉन्सेंट्रेट थे? सिंगल प्लेस पे। उस सिंगल प्लेस में, वो सिंगल प्लेस है कहां? एटम के सेंट्रल सेक्शन में, जिसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। और थॉमसन की थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? एम्बेडेड। बट रुदरफोर्ड की थ्योरी में ये कहता है नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चा? घूम रहे हैं। किसके चारों बाजू? न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों बाजू, और जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो इनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी का चेंज ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। और अगर अभी एक रिसेंट में चैप्टर पढ़ा ईएम वेव, accelerated electric charges will give you what? EM waves, that is equivalent to what? Radiation ना? और वो रेडिएशन के एक्सप्लेनेशन को देने वाला बंदा कौन था? रुदरफोर्ड। According to this theory, who is revolving? Electron performing which motion? Accelerated motion, and gives the what? Formation of spectrum. लेकिन रुदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से जो आपको स्पेक्ट्रम मिलने वाला है बच्चा, वो स्पेक्ट्रम कैसे मिलने वाला है? कंटिन्यूअस। कैसे मिलने वाला है? मतलब इसके अंदर कलर का फॉर्मेशन लाइन से है, देयर इज नो गैप। ये किसका असम्पशन है? रुदरफोर्ड का। स्पेक्ट्रम कैसे मिलना चाहिए था? कंटिन्यूअस। बट इस थ्योरी का ड्रॉबैक भी यही निकल के आया कि सर स्पेक्ट्रम जो आप बोल रहे हो कंटिन्यूअस, क्या वो कंटिन्यूअस मिलने वाला है? नहीं। रियल में जो स्पेक्ट्रम मुझे मिलेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम? कि हमको स्क्रीन के ऊपर सारे कलर लाइन से न दिखकर उस एटम के लिए पर्टिकुलर कलर ही दिखाई देंगे। एग्जांपल है आपके पास, आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, नियॉन स्ट्रीट लाइन इज ए एग्जांपल ऑफ विच स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। तो सोचिए रुदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था? कंटिन्यूअस। बट मिला कैसा है? लाइन स्पेक्ट्रम। हाँ, रुदरफोर्ड ने क्या बोला? हु इज रिवॉल्विंग? इलेक्ट्रॉन। किसके चारों बाजू? न्यूक्लियस। बस उसने ये बोला ना, बट उसने ये नहीं बताया कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वो बता नहीं पाया। हाँ, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है। कैसे? जहां थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, स्पेक्ट्रम के बारे में वो कुछ बता नहीं पाया, वहां पे ये बता दो रहा ना कि स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सर स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन मन में एक सवाल आया फिर से, क्या सर अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में घूमेगा तो ये बार बार क्या एमिट कर रहा है? एनर्जी। एनर्जी अगर ये रेडिएट कर रहा है तो सर इसकी एनर्जी जब धीरे धीरे कम होगी तो ये एक पाथ फॉलो करता है, कौन सा वाला? स्पाइरल पाथ, एंड फाइनली फॉल इनटू व्हाट? न्यूक्लियस। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और ऑर्बिट में घूमते हुए अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए तो एटम स्टेबल हुआ क्या? तो इस थ्योरी का एक और ड्रॉबैक निकल के आया क्या बच्चा? इनस्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? एटम। उसने स्पेक्ट्रम तो बताया बट इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने न्यूक्लियस की खोज तो की कि न्यूक्लियस का साइज इतना होगा, लेकिन अभी तक न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है। उसके अजम्पशन से सारे पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पर होंगे, ये उसने सोचा है। प्रूफ करने वाला कोई और है, गेस करो वो कौन?
इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो लेकिन ठीक है, रुदरफोर्ड ने इतना सोचा तो सही। तो रुदरफोर्ड की थ्योरी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा? न्यूक्लियस की खोज, या न्यूक्लियस के बारे में किसने सोचा? रुदरफोर्ड। साइज आपको दिख रहा है, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह पर कलेक्ट निकले, जिनका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। एटम का साइज कितना निकला? 10⁻⁻। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, स्पेक्ट्रम जो मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कंटिन्यूअस। बट मुझे मिलेगा कौन सा स्पेक्ट्रम? लाइन। कोई एग्जांपल है आपके पास? यस, नियॉन स्ट्रीट लाइट। तो ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? मूव करते करते एक्सेलरेट हो रहा था और इस पाथ को फॉलो कर रहा है। कौन सा पाथ है ये? और फाइनली किसके अंदर गिर गया? न्यूक्लियस के अंदर। इस तरीके से एटम मेरा स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये रुदरफोर्ड की थ्योरी निकली। लेकिन न्यूक्लियस सच में सेंट्रल सेक्शन पे है या नहीं, इस बात का प्रूफ कब मिलेगा? तो एक प्रैक्टिकल किया गया, जिस प्रैक्टिकल को नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। करने वाले बंदे का नाम आपने सुना जस्ट अभी भी कुछ टाइम पहले। क्या नाम बोला बच्चों उसका आपने? जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई बोलेगा तो सही, तो किसने बोला था? रुदरफोर्ड ने। तो ऑन द सजेशन ऑफ रुदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, किस नाम से? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। और इस स्कैटरिंग को करने वाला, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाला कौन था? स्टूडेंट्स ऑफ रुदरफोर्ड। नाम क्या था उनका? जीजर मार्सडन। तो ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग बचपन में किस नाम से पढ़ते? जब आपको लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, एक्सपेरिमेंट तो यही है, देखते याद आ जाएगा, लेकिन किस नाम से पढ़ाया जाता है? रुदरफोर्ड। सर क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? ये एक चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट थी क्यों? क्योंकि हमने सुना है रेडियो एक्टिविटी करके एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से कंटिन्यू 3 तरीके की रेडिएशन बाहर निकालता है। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा। तो मैं मानता हूं यहां से कौन सा रेडिएशन बाहर आ रहा है बच्चों? अल्फा रेडिएशन या अल्फा रेज। ये अल्फा रेज इक्विवेलेंट टू व्हाट? हीलियम। सुना है कभी आपने? यस सर हीलियम में कितने पॉजिटिव चार्जेस? 2 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन? 2। सर इस रेज को डेविएट ना हो या अपने पास से डिफ्लेक्ट ना हो, उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा दिया गया? लीड ब्रिक्स। इनके बीच की स्पेसिंग इतनी कम रखा ताकि ये अल्फा रेज अपने रास्ते से क्या हो सके? डिफ्लेक्ट हो सके या ना हो सके? ना हो सके। और ये अल्फा रेज अब आके गिरेगा किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल। बहुत अच्छा। गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर कितना बच्चा? 79। और इस फॉइल के ऊपर इसकी थिकनेस भी बहुत कम होती है। सर कितनी? इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट माइक्रोन में अवेलेबल है बच्चा, 2 × 10⁻⁻7 मीटर के आसपास। या वी कैन से थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल इज इन व्हाट? माइक्रोन। और ये मेरी स्क्रीन है, और ये स्क्रीन किसकी बनी हुई है? जिंक सल्फाइड। सर क्यों जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों? ताकि वो अल्फा पार्टिकल जब स्क्रीन पे गिरे तो एक अच्छा सिंटिलेशन दिखाई दे आपको, और उस सिंटिलेशन को डिटेक्ट करने के लिए कुछ तो लगाएंगे ना बच्चा? तो याद कीजिए क्या लगाएंगे? डिटेक्टर माइक्रोस्कोप। इसके ऊपर क्या लगा देंगे बच्चा? एक व्हाट इज दिस? डिटेक्टर माइक्रोस्कोप। जिसके अंदर क्या लगा होगा? माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग वो सिंटिलेशन कहां पे देखेंगे? स्क्रीन के ऊपर। तो सर जब इस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशन भी निकल के आने चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के 4 मेन ऑब्जर्वेशन, जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन पे ध्यान देंगे। व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बच्चा? मोस्ट ऑफ अल्फा रेज passes without any deviation। अच्छा इसका मतलब बताइए सर, बहुत सारी अल्फा रेज तो पास हो गई, बहुत सारी अल्फा रेज बिना डेविएट पास हो गई। इसका मतलब उस एटम का मोस्ट ऑफ द प्लेस क्या है?
एम्प्टी, खाली है ना, मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द प्लेस खाली रहा, ये तो समझ में आया। दूसरा 0.14% ना अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बाय कितना डिग्री बच्चा? 1 डिग्री। एंड व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन? 1 out of 8,000 what? अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बाय कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंड जो चौथा ऑब्जर्वेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला? फ्यू अल्फा रेज बाउंस बैक, फ्यू अल्फा रेज बाउंस बैक बाय कितना डिग्री बच्चा? 180 डिग्री। बस ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि सर ये 180 से बाउंस बैक क्यों हुआ होगा। और आप भी सोचिए क्यों। अल्फा रेज गई, कितने प्रोटॉन के साथ गई है? 2 प्रोटॉन। ये सामने से बाउंस बैक तभी हुआ होगा जब सामने कोई प्लस हो, क्योंकि प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मतलब अगर ये 180 से बाउंस बैक हुआ तो बट ऑब्वियस है इसके जस्ट सामने कुछ तो है जो इससे भी ज्यादा क्या है? हैवी है। तो ये तो रुदरफोर्ड ने भी बोला था ना कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होंगे, और वो सेंट्रल सेक्शन कोर को क्या नाम रखा? न्यूक्लियस। तो ये 2 अल्फा रेज सामने वाले 79 पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, और वो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन के वजह से वो रेज बाउंस बैक हुई कितने डिग्री से? 180। और यहां से प्रूफ होता है कि हाँ रुदरफोर्ड की थ्योरी में जो उसने सोचा वो सच था या गलत? सच था। न्यूक्लियस जैसी कोई चीज तो निकली। तो कितने एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े अभी जस्ट? एक डॉल्टन, एक थॉमसन, एक रुदरफोर्ड, उसके बाद क्या? जीजर मार्सडन। जीजर मार्सडन के एक्सपेरिमेंट में सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन ये रहा ना, बाउंस बैक हुआ कितने डिग्री से? 180। ये अच्छी बात रही। लेकिन अब इसी थ्योरी में एक चीज और देखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कौन सी रेस जा रही थी बच्चा? अल्फा रेस। किसके पास जा रही थी? न्यूक्लियस के पास। किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर बोले तो प्रोटॉन नंबर को दिखाने के लिए क्या? जेडी। और ये कौन सी रेस थी? अल्फा रेस। अल्फा रेस में कितने प्रोटॉन? 2। और जब ये मूव करती है, जब भी कोई रेस मूव करती है उसके पास एक एनर्जी पाई जाती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। आप सोच के बताइए, ये अल्फा रेस के ऊपर कितने प्रोटॉन? 2। यहां पर कितने प्रोटॉन? Z स्टैंड्स फॉर व्हाट? एटॉमिक नंबर। E इज द व्हाट? चार्ज ऑफ प्रोटॉन ना। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट? प्रोटॉन अवेलेबल इन द न्यूक्लियस। तो ये 2 प्रोटॉन, ये एक चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर, जिसका नाम क्या रखा आपने? Z। ये भी प्लस, ये भी प्लस। ये बहुत हाईली एनर्जी के साथ मूव तो किया, क्या ये न्यूक्लियस को टच कर पाएगा? क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। आपने सुना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट ना, तो इसको बाउंस बैक तो होना ही पड़ेगा। बट जब ये इतनी एनर्जी के साथ मूव किया तो न्यूक्लियस को छूने से रह गया ना, और ये कितनी दूरी रह गई? दिस सर R0 क्या लिखा आपने? R0 वो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ किसका? अल्फा रेज। कहां से? फ्रॉम द न्यूक्लियस। फ्रॉम वेयर? जहां से अल्फा रेज क्या हो गई? बाउंस बैक। कितने डिग्री से बच्चा? 180 डिग्री। ये वो दूरी रही, और इस दूरी को एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट व्हाट? अप्रोच। तो ये वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब मेरी अल्फा रेज न्यूक्लियस को कितने डिस्टेंस से छूते छूते रह गई, तो वो दूरी कितनी थी? R0। सर ये हमें कुछ बताता है, ये हमें आइडिया देता है किसके बारे में? गिव्स व्हाट? आइडिया ऑफ व्हाट? साइज ऑफ क्या? न्यूक्लियस।
और सबसे अच्छी बात, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच रेज अल्फा रेज गेट कन्वर्टेड टू विच एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? आपने सीखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, द होल टर्म कैन बी रिटन एज व्हाट? k। व्हाट इज दिस फर्स्ट चार्ज? कितना बच्चा इस पे चार्ज? 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन, और इसके पास कितने प्रोटॉन? Jd, और अपॉन में डिस्टेंस कितना? r नॉट। सर इसको k लिख दो ना, यहां पर क्या बचा? 2, साथ में z e का स्क्वायर, अपॉन में r नॉट उधर चले गया, और ये काइनेटिक एनर्जी कहां आ गया? नीचे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए। यहां से आपकी कम से कम 4 न्यूमेरिकल क्लियर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस फॉर्मूले को देखिए और डिसाइड कीजिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किस पे नहीं। डिपेंड अपॉन व्हाट? जेड। डिपेंड अपॉन व्हाट? ई का स्क्वायर। डिपेंड अपॉन व्हाट? मास। डिपेंड अपॉन व्हाट? अच्छा, सामने दिखा तो कौन सा प्रोपोर्शनल, और अपॉन में दिखा तो इनवर्सली। क्लियर है यहां तक? तो ये रहा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज जो आपको देखने मिलेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मास का रिलेशन क्लियर हो गया। कैसा है? इनवर्स, v के साथ इनवर्स, z के साथ डायरेक्ट। ठीक है। एक पैरामीटर और बच्चा, उस पैरामीटर का नाम ही क्या रखा हम लोगों ने? बताइए। उस टॉपिक का नाम रखा इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d। क्या होता है सर ये इंपैक्ट पैरामीटर? फिर से देखिए, ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस का सेंटर, और ये कौन सी रेस? अल्फा रेस ना। अल्फा रेस की वेलोसिटी और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है आपको? नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सर कैसे नापते हो बताइए? ये भी कौन सी रेस बच्चा? अल्फा रेस। इसकी वेलोसिटी दिख रही है v, और न्यूक्लियस का सेंटर दिख रहा है ये ना। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वेलोसिटी के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या यहां पर? सेंटर और v के बीच में कोई डिस्टेंस है? न्यूक्लियस के सेंटर से अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? b, एंड b इज नोन एज व्हाट? इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? इंपैक्ट पैरामीटर। तो इस केस में बताइए ना बच्चा, यहां से यहां के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहां से आएगा ना ऐसे, लेकिन ये तो सर ये रहा वेलोसिटी, ये रहा सेंटर, यहां पर कोई बी तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस आपने बोला परपेंडिकुलर, अभी तो सेम लाइन में है ना सर। सेम लाइन में है तो बी की वैल्यू कितनी? और थीटा कितना बोलोगे? तो सर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 होगी, लेकिन कब? जब थीटा कितना होगा? 180। अभी तक वो जीजर मार्शल एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही था ना, कि वो बाउंस बैक हुआ 180 से, और जब 180 से बाउंस बैक हुआ तो b कितना मिलेगा? 0। व्हाट इज b? इंपैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द व्हाट? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ व्हिच रेस? अल्फा रेस। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज और जो आपके पीवाईक्यूज में अवेलेबल नहीं है, एक सवाल आएगा, सर उसको कैसे मालूम पड़ा कि इतनी रेज़ डिफ्लेक्ट होती होंगी? हमको भी पता चल सकता है क्या? हाँ, हमको भी पता चल सकता है। तो एक फॉर्मूला बच्चा एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, number of alpha particles scattered is directly proportional to what? T. T stands for what? Thickness. Is inversely proportional to what? Sin का 4th power theta by 2. जिस पे ये सवाल बनेगा, as angle increases, number of scattering of alpha particle decreases. तो सबसे कम स्कैटरिंग कहां पे पाई जाएगी? 180 पे। तो 180 पे स्कैटरिंग इज व्हाट? लेस। तो ये कुछ फॉर्मूले हुए अपने।
चौथी थियरी थी। अब सर इतने सारे ड्रॉबैक, वो रुदरफोर्ड ने इंस्टेबिलिटी बता दी, स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन तो बताया बट उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने ये बताया इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा होगा किसके चारों बाजू, न्यूक्लियस के, मतलब सेंटर पॉजिटिव चार्जेस के चारों बाजू, बट कैसे घूम रहा होगा ऑर्बिट नहीं बता पाया। उसने ये बताया कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आना चाहिए, बट बाद में मालूम पड़ा कैसा स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई रहा है। तो कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, तो उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक बंदा और आता है जिसका नाम क्या था, बोहर्स। ये इस चैप्टर का 5वां साइंटिस्ट थ्योरी होगी जो बोहर्स ने दिया। तो बोहर्स के अपने को कितने पोस्टुलेट याद रखने, 3। वो 3 पोस्टुलेट अभी भी देखते हैं। बोहर ने कितने पोस्टुलेट बनाया बच्चा, 3। तो सबसे पहला पोस्टुलेट देखिए आप, कौन सा वाला, बोहर्स का पहला पोस्टुलेट कहता है हु इज दिस, कौन होगा ये, एटम। उसके अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का क्या, रेडियस, ये ऑर्बिट का क्या, रेडियस। हु इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन with velocity v, what is the small m mass of the electron, just see and tell, electron is revolving around the what, nucleus, in which orbit, सर्कुलर ऑर्बिट, ये कौन बोल रहा है, बोहर्स। बट ऑर्बिट रियल में सर्कुलर नहीं है, कैसी ऑर्बिट है, एलिप्टिकल। ड्रॉबैक देखो तो सर, हु इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन अराउंड द व्हाट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या मान रहा है, स्टेशनरी, बट न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं है, ये भी ड्रॉबैक। तो सर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन विच ऑर्बिट, सर्कुलर, उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv स्क्वायर अपॉन r, which is equal to what, 1 upon 4 pi epsilon naught. What is your first charge, ZD, what is your second charge, E, upon में distance का क्या, Square. what is the formula, mv square upon r is equal to what, 1 upon 4 pi epsilon naught ZD square upon में क्या, R square. पहला पोस्टुलेट। इस चैप्टर के बोहर्स के कितने पोस्टुलेट याद करने, 3, और वो 3 पोस्टुलेट में पूरा चैप्टर खत्म होगा। वो 3 पोस्टुलेट में तो पहला पोस्टुलेट आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द, इन विच ऑर्बिट, उसको क्या चाहिए था, कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r which is equal to what, 1 upon 4 pi epsilon naught ZD स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सर वो तो सॉल्व हो गया। ये पहला पोस्टुलेट था कि वो उस ऑर्बिट में ही क्यों घूम रहा होगा। एक पोस्टुलेट और आया बच्चा, व्हाट इज दिस, सेकेंड पोस्टुलेट। क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने ऑर्बिट को वो छोड़ेगा नहीं, हाँ वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहेगा, लेकिन कब, तो सवाल था तब जब उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन विच ऑर्बिट बच्चा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेम ऑर्बिट, लेकिन कब, इफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था ये सवाल आप बार बार देखोगे। मतलब सेकेंड लॉ अपने को कैलकुलेट करके देता है कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और जो चीज कैलकुलेट की जा सके उसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटिटी मतलब समझते हो ना, क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो बोहर्स के सेकेंड पोस्टुलेट से वी कैन कैलकुलेट व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। और उसने कंडीशन दिया क्या, कि अगर उसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू विच मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, h अपॉन 2 पाई। मतलब फॉर्मूला देखो तो क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूले में बनेगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इस n का नाम याद रखिए, इस n को कई नाम से बोला जा सकता है। व्हाट इज दिस, प्रिंसिपल
क्वांटम व्हाट नंबर, या दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो, नंबर, ऑर्बिट नंबर। कौन सा नंबर बच्चा? ऑर्बिट नंबर। तो इसका एक एमसीक्यू बताइए ना सर। एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एन। ये सवाल बन सकता है। तो सर सेकेंड पोस्टुलेट बेस्ड ऑन व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही घूमेगा, लेकिन कंडीशन है कब? जब वो उसका एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली मल्टीपल हो ऑर्बिट नंबर इनटू व्हाट? h अपॉन 2 पाई के। सर ये h क्या था? वो ड्यूल लेक्चर में भी पढ़ा है हमने। h इज अ व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी कुछ समय में। ये दो पोस्टुलेट बने सर। पहला पोस्टुलेट दिख रहा है आपको, CPF ESF के बराबर। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है? MVR इज इक्वल टू व्हाट? NH अपॉन 2 पाई। पहला पोस्टुलेट हमको बताता है कि वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहा। सेकेंड बताता है कब तक घूमते रहेगा। लेकिन तीसरा सवाल मन में क्रिएट होगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो? अगर इक्वल नहीं हुआ तब तो वो अपने ऑर्बिट में रह ही नहीं पाएगा। मतलब वो अपने ऑर्बिट को क्या करेगा? चेंज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता है, चेंज मतलब जंप करेगा, उस जंप को एक नाम दिया गया है, क्या? ट्रांजिशन। क्या नाम दिया गया बच्चों? तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता है, मतलब जंप करता है, कहां से कहां? दिस इज योर विच पोस्टुलेट? कौन सा?